देखो, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी स्व निर्धारित कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बनाए हैं जिसके आधार पे बच्चा अपनी मॉरलिटी को निर्धारित करेगा। बच्चा क्या अडल्ट ही होगा, और ये चीजें पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए अच्छी होंगी, रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। लॉज क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपके खुद के चूज किए हुए प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो दास प्रथा को हटाना हो, चाहे वो सती प्रथा को हटाना हो, इस तरीके की चीजें इसके अंदर आएंगी कि रूल्स के अगेंस्ट चले जाएंगे। यदि समाज के भले की बात हो रही है तो इसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन यानी सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास कह सकते हैं हम। बिल्कुल, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था के अंदर कौन सी चीज आएगी। आपको CCS मैंने बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। एबिलिटी टू कंजर्व इसके अंदर आ गया। एनिमिस्टिक थिंकिंग तो 2 से 6 वर्ष में होती है, ये 11 वर्ष के बाद आएगी, ये सेंसरी मोटर में होता है। खैर आगे बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, जो रचनात्मकवादी है, रचनात्मकतावादी हैं पियाजे और वाइगोस्की, वो अधिगम को कैसे देखते हैं, एक एक्टिव प्रोसेस के रूप में देखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। ब्रूनर भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो मीनिंग मेकिंग की जो प्रोसेस है, एक्टिव एंगेजमेंट की, बच्चा एक्टिव है ऐसा कहेंगे, दोनों ही बात, पियाजे हो चाहे वाइगोस्की, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। ठीक, सिंपल आंसर, जहां बच्चा एक्टिव हम उसके साथ जाएंगे। Selecting and presenting stories and clippings from newspapers that portray both men and women in non-traditional roles। अब आप समझ गए होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, non-traditional roles में डालना है, मतलब ऐसी गैर परंपरागत भूमिकाओं में जो समाज में ज्यादातर नहीं देखी जा रही हो, ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके हमारे समाज में कि महिलाएं भी बाहर जा सकते हैं, पुरुष भी घर में रह सकते हैं। ये चॉइस की बात है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को नॉन ट्रेडिशनल रोल में डालने का मतलब ये है कि आप काउंटर कर रहे हो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए आप काउंटर कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप दिखा रहे हो एग्जाम्पल कि देखो इसको हटाया जा सकता है, इरेडिकेट किया जा सकता है। एनकरेज नहीं कर रहे हो, ये तो आप बढ़ावा दे रहे हो कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है वो थोड़ा सा खत्म हो, सुलझे, क्योंकि कोई भी काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी बच्चे के सामाजिकरण में इनमें से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये स्क्रीन ठीक कराएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अब गर्दन मोड़ के देखने में दिक्कत होती है, सामने क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्योंकि बड़े सेशंस में दिक्कत होगी नहीं तो। बताइए, आप लोग कह रहे हैं मीडिया भी सही है, स्कूल भी सही है, फैमिली भी सही है और नेबरहुड भी सही है। बिल्कुल सही बात है, चारों बातें सही हैं, चारों एजेंट्स हैं। अभी यहाँ 4 और डाल देता तब भी सही हो जाते, पीयर्स भी हो जाते सही, सब सही है। मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, सबसे सामाजिकरण होता है। समाज है ना, यहाँ पे लोग तो है ही ना, जहां लोग हैं वहां सामाजिकरण होगा। एज पर हार्वर्ड गार्डनर, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। कुछ विशेषताएं दी हुई हैं किसी व्यक्ति की, उसमें कौन सी बुद्धि है ये पहचानना है, यानी दूसरों की मनोदशा को समझना, स्वभाव को समझना, प्रेरणा क्या है उसकी, किस वजह से वो मोटिवेटेड है, अभिप्रेरणा क्या है, इन सब चीजों को पता लगाना या पता लगाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम थेरेप्यूटिक, तो मैंने कुछ आज तक डिस्कस ही नहीं किया गार्डनर की थियरी में, कहां से अपने आप बना देते हो। 4th ऑप्शन, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करो, एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगा देना पेपर में, गलती करके आओगे नहीं तो। नेचुरलिस्टिक तो प्रकृतिवादी होते हैं। इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब ये स्वयं, खुद में झांकना। इंटर है 2 या 2 से अधिक, तो दूसरे लोगों की क्या मोटिवेशन है, दूसरे लोगों का क्या स्वभाव है, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रेरणा कैसी है, इस चीज को समझने वाले को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति कहेंगे। अगर यहां अदर्स की जगह सेल्फ लिखा होता तो इंट्रा हो जाता सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के आकलन के लिए कौन सा एक रीजन होना चाहिए। देखिए एक बार, बच्चों के आकलन का रीजन, यानी हम उनको आकलन क्यों करें, हम उनको क्यों जांचें। जैसे मैं और आप आज जुड़े हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसको जांचें क्यों, ये बताइए। इसका रीजन क्या हो सकता है, ये बताइए।
सेपरेट करना ये कभी भी मुख्य उद्देश्य नहीं होता। लेबल करना, सेपरेट करना, फेल पास दिखाना, रैंकिंग करना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है सुधार लाना, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो कितने ठीक है, अपनी पेडागोजी में परिवर्तन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में परिवर्तन, टीचिंग मेथड्स में परिवर्तन, इंप्रूवमेंट, डायग्नोसिस, रेमेडियल, ये सब चीजें रीजन होते हैं असेसमेंट के। इंप्रूव कराना, ये बात तो अच्छी लग रही है सुनने में कि भाई अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार आएगा यदि पता चलेगा बच्चे कितना सीख गए हैं और कितना सीखना बाकी है। परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगेगा, ये बात भी सही है। बच्चों के अंदर क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, और कौन से एरियाज हैं जहां वो और बेहतर कर सकते हैं, और आप इन सब चीजों में पेरेंट्स से भी बात कर सकें। यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सी ऑप्शन में सही है। इसके लिए आपका स्पीड में पढ़ना जरूरी है और पढ़ के समझना भी जरूरी है, नहीं तो फिर आप जल्दबाजी करेंगे तो सही होगा, अगर जल्दबाजी की जगह जल्दी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन आपका टाइम खाएंगे और इसका एक ही तरीका है कि आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो कि आप पूरा पढ़ भी लें और गलत भी ना करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा के मध्य में क्या है। प्रगतिशील शिक्षा किस पे बेस्ड है, बताइए फटाफट से बताइए। कोई कह रहा है सी होगा, देखते हैं यार, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। हाँ सही तो है, सी तो बताया था, क्योंकि बताओ फटाफट से, ये फाइनल रिवीजन चल रहा है, मैं कोई भी लापरवाही नहीं बरतूंगी। बताओ एक बार, सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये मानता है कि हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर एक बच्चे के अंदर क्षमता है सीखने की, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये जॉन डुई वाला ही प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि कोई भी दो लोग पूरी दुनिया में सेम नहीं हो सकते, हमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो रिश्तेदार आकर के कंपैरिजन करते हैं, इनको ये बात समझाओ कोई कि यार दो लोग सेम नहीं होते हैं, है ना। तो इस चीज की यदि हम बात करें, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ वंशानुगत नहीं, इसका एक ही कारण है, वंशानुगत और वातावरण दोनों, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों, देखिए कहां है ऑप्शन में लिखा हुआ, बोथ, टू कंसीडर बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरमेंट के द्वारा भी और इनहेरिटेड भी, जो आपने अपने वंशानुगत विशेषताएं प्राप्त की हैं वो भी, और एनवायरमेंट से जो मिला है वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। पहले क्वेश्चन आते थे कौन सा है, आजकल ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं नॉट वाले, तो ध्यान से आंसर किया करो, नहीं तो इनमें गलतियां खूब होती हैं। बताओ एक बार फटाफट से। इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये तो है। रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है, ये भी है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर आप नहीं डिसाइड कर सकते। विकास की सटीक गति और प्रकृति कि इतने ही स्पीड से होगा इस बच्चे में, आप कैसे निर्धारित कर लेंगे। अलग अलग बच्चों में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ना, स्टेज आप निर्धारित कर सकते हैं, रेट में डिफरेंस होता है, तभी तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना। खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। Several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ये शो कर रही हैं कि जो टीचर्स हैं उनका लड़कों से ज्यादा इंटरेक्शन होता है लड़कियों के बजाय। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के कुछ खास हैं, इसमें सिंपल बात है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, जेंडर बायसनेस का, यानी लिंग पक्षपात का उदाहरण है, चाहे वो किसी भी आधार पे हो। किसी भी जेंडर की तरफ अगर झुके हुए हैं तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, यानी मौलिक और अपसारी समाधानों के साथ आने की योग्यता क्या कहलाएगी। क्रिएटिविटी है, सिंपल तो है, इसमें क्या सोचना, फालतू दिमाग मत लगा देना बाकी ऑप्शंस को देख करके, सिंपल है। अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है और ओरिजिनल सॉल्यूशन है, सिंपल क्रिएटिविटी है। What instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? वही दृष्टि रूप से बाधित या दृष्टि बाधित छात्रों के साथ डील करते समय किन चीजों का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए या किन इंस्ट्रूमेंट्स का उनको यूज करना चाहिए, बताइए एक बार। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क, जी नहीं। ऐसे बच्चे को टच और फील वाला मटेरियल देना है, आप क्या करेंगे, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट रूप से बोलेंगे और टेक्टाइल मटेरियल जो चाहे ब्रेल लिपि हो या कुछ भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव
क्लासरूम यानी सहयोगात्मक अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग यानी एक दूसरे के साथ जो हम उम्र साथी हैं, जो साथी समूह है, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल है या इस चीज को क्या करें समावेशी कक्षा में। ग्रुप लर्निंग अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ सीखना अच्छा होता है। आप क्या करेंगे, इसको एक्टिवली प्रमोट करेंगे। बहुत हल्का हल्का एक वर्ड का अंतर है बट गलत हो जाएगा अगर आपने जल्दीबाजी में कर दिया तो। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएंगे इस चीज को कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखें और सहयोग करें, कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताने का कष्ट कीजिए। बताइए फटाफट से। इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया जाएगा वो बेस्ट रहेगा, IEP कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बच्चों की विशेषताएं और बच्चों के बारे में कौन सी एक बात बेस्ट है। आंसर करो बहुत तेजी के साथ, जल्दी आंसर करो। 15th का D, कोई कह रहा है A। क्वेश्चन तो 16th है। डिस्लेक्सिक बच्चों को पढ़ने में समस्या होगी, ये बात बिल्कुल सही है। पठन वैफल्य, पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिया, बात सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग यानी इनमें से कौन सी एक चीज अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में गलत है, यानी किससे अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, यानी रटने की बात हो रही होगी। जिस ऑप्शन में क्वेश्चन को पढ़ के समझना सीखिए, ये तो अच्छी बात है, इससे तो अर्थपूर्ण होगा। सिर्फ रिपीटिशन और रिकॉल ये नेगेटिव है। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल तो अच्छी बात है, इससे तो मीनिंगफुल होगा। मल्टीपल वेज अच्छी बात है बट नॉट लिखा हुआ है ना, मीनिंगफुल नहीं चाहिए हमें। तो मीनिंगफुल तो सिर्फ रट लो ना, फिर रिपीट कर करके रट लो तो मीनिंगफुल होगा ही नहीं। इसी के बारे में बात हुई है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे 18th क्वेश्चन पे। Which of the following would not be consistent with a constructivist environment यानी रचनावादी परिवेश के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, बताइए एक बार फटाफट से बताइए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। सही नहीं है रचनावादी जो फैसिलिटेशन की बात करे, लर्निंग बाय डूइंग को भी प्रमोट करे। बड़े बड़े ऑप्शन है, टाइम लगेगा आपको। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है। टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, सिर्फ असेसमेंट डाल दिया गया लास्ट में, है ना। स्ट्रेटेजी पे फोकस है, प्रोसेस की बजाय प्रोडक्ट पे फोकस है। ये नेगेटिव बात हुई। ये क्या हुई, नेगेटिव बात हुई। आपको समझ जाना चाहिए इसकी हरकत को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आर टीचर शुड एनकरेज डैश स्टूडेंट्स टू सेट रेदर देन डैश। इसमें आप बहुत गलतियां करते हैं, पता नहीं क्यों। ये इतना आसान क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है अलग अलग भाषा बदल करके सीटेट में। इसमें पता नहीं क्यों आप लोग गलतियां करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता, घाटा, पता नहीं कैसे कैसे तो शब्द आ रहे हैं आजकल। देखो एक बार, ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ अगर हो पाए तो। क्लियर ही है यार, इससे ज्यादा क्लियर और क्या लोग हैं। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं यहां पे, आर टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट मास्टरी गोल्स। कहां है मास्टरी गोल्स? मास्टरी गोल्स का दूसरा नाम लर्निंग गोल्स हो सकता है कि लर्निंग पे फोकस हो, सफलता झक मार के पीछे आएगी, वो डायलॉग जो है। परफॉर्मेंस गोल्स की बजाय लर्निंग गोल्स पे, अधिगम लक्ष्यों पे ध्यान हो प्रदर्शन लक्ष्यों की बजाय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज यानी निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। अच्छी स्ट्रेटेजीज के उदाहरण, बेहतर लर्निंग स्ट्रेटेजीज के उदाहरण जल्दी से बता दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। गोल सेट करना ठीक है, ऑर्गेनाइज करना ठीक है, एग्जाम्पल्स ठीक है, एक्सप्लेन करना ठीक है, सेल्फ क्वेश्चनिंग ठीक है, सारी ही बातें ठीक हैं, इसलिए पांचों के पांचों ही आंसर सही है। हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। एक है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी है बाहरी अभिप्रेरणा। फटाफट से आंसर करो बहुत तेजी के साथ। आपको अच्छा लगता है काम करना इसलिए आप करते हैं, ये तो इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक थोड़ी है, बाहरी थोड़ी है। ये भी अच्छा है जब आप कुछ सीखते हैं, जब होमवर्क करते हैं, ये भी सही है कॉन्सेप्ट। बट आप होमवर्क करते हैं क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं, आप काम करते हैं क्योंकि आपको सैलरी मिलती है, ये एक्सट्रिंसिक है, बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इन अ प्राइमरी क्लासरूम आर टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिर्फ एग्जाम्पल दे, सिर्फ नॉन एग्जाम्पल जो हिंट या इनडायरेक्ट वेज हैं, दोनों को दे या नहीं दे? ऑब्वियसली दोनों को ही देगा।
उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों को प्रस्तुत करना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा। सिंपल है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, यानी अन्वेषण और परिचर्चा, बजाय कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को भर देना, क्योंकि एक्सप्लोर करने में बच्चा एक्टिव है। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, ये नाइव कॉन्सेप्ट्स को मिसकॉन्सेप्शन भी कह देते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी कह देते हैं और नाइव कॉन्सेप्शंस भी कह देते हैं। 3 नाम हो गए, ठीक, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज के 3 नाम। बताइए एक बार 23rd का 4th, बच्चों की गलतियों को क्या क्या दिखाती है? बच्चों की गलतियां इंफीरियर हैं, बिल्कुल भी नहीं, बड़ों से कम नहीं है। शुड बी इग्नोर कर देंगे तो ठीक कैसे होंगी। हिंड्रेंस नहीं है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक बहुत ही बड़ी क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति जीव नहीं है जिसने गलती ना की हो और सीख लिया हो, कोई गलती ना की हो और सीख लिया हो। तो जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं या गलतियां हैं वो दिखाती हैं, वो विंडो है एक बच्चे की लर्निंग में झांकने का मौका है कि बच्चा ऐसे सीखता है या यहां उसमें समस्या है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, यानी रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। रचनावादी का मतलब है बच्चा एक्टिव होगा। संरचनावादी ढांचा मतलब बच्चा तो सक्रिय होगा। बच्चा क्या होगा? सक्रिय होगा। एक्टिव होना कंपलसरी है यदि रचनावाद है तो। ब्लैंक स्लेट तो जॉन लॉक कहते हैं, जो कि रचनावादी नहीं है, बिहेवियरिस्ट हैं। इस बात को हम नहीं मानते जब तक जॉन लॉक ना लिखा हो। मिनिएचर एडल्ट लेस देन है, बिल्कुल कम और ज्यादा नहीं मानते, पैसिव नहीं मानते, एक समस्या समाधान करता है, एक एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का निर्माण करने वाला, सक्रिय अधिगम करता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। आर टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, एक शिक्षक का क्या भूमिका हो एक शिक्षक की जब वो सहयोगात्मक अधिगम की बात करे क्लासरूम में। सहयोगात्मक अधिगम मतलब बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके ग्रुप्स में, समूह में सीख रहे हैं। टीचर भी हेल्प करे जहां पर जरूरत हो। क्या करे ऐसा इसको क्या बढ़ावा दें या कैसा रोल हो, छोड़ के चले जाएं? सिंपल है, सपोर्ट करेंगे आप, सपोर्ट करेंगे सिर्फ ब्राइट और टैलेंटेड को नहीं, ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप को। सहयोगात्मक होना, प्रत्येक समूह की निगरानी करना। आप मॉनिटर कर रहे हैं कहां किससे कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, मतलब अधिगम और विकास के बारे में कौन सी एक बात सही है? बताइए फटाफट से, फटाफट आंसर कीजिए। अधिगम और विकास के बारे में कौन सी बात सही है? आंसर कीजिए। देखो, रिलेटेड होते हैं, नॉट रिलेटेड ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं और अंतः निर्भर भी हैं। लर्निंग के लिए विकसित होना जरूरी है, विकास के लिए लर्निंग भी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो हमारे मन या हमारे दिमाग में की संरचनाएं हैं, जो हम अनुभवों से व्यवस्थित तरीके से अपनी दिमाग में कॉन्सेप्ट्स या फिर हम कहें इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम मेंटल टूल्स नहीं स्कीम्स कहते हैं, यानी हमारा स्कीमा कहते हैं, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या दुनिया की कोई भी समझ की बात हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, यानी अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें बच्चे की तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग आज की है प्रेजेंट लेवल की, वो काफी हद आगे जा सकती है यदि उसको हेल्प मिल जाए। वाइगॉस्की इसी चीज को क्या कहते हैं? देखिए, वाइगॉस्की इस चीज को कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र है कि यदि थोड़ी सी हेल्प और मिल जाए तो उसका दायरा बढ़ जाएगा, बच्चे का प्रेजेंट लेवल से वो काफी आगे चला जाएगा, संभावित विकास उसका हो जाएगा। और इसमें स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प दी जाएगी जो कि मोर नॉलेजेबल अदर देगा। ये फटाफट से कर लेंगे। लेव वाइगॉस्की के अनुसार मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरीली थ्रू। देखो, वाइगॉस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया है और पियाजे ने भी, मतलब दोनों ही कहते हैं कि हमारे संज्ञान का, हमारी समझ का या हम नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे कहते हैं बाकी के 4 फैक्टर्स, उसमें एज भी है, मैच्योरिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है, बाकी सारी चीजें, एडेप्टेशन है, सिमुलेशन है, अकोमोडेशन, उनकी बात अलग है।
ठीक, उन्होंने हेरिडिटी को भी इंपॉर्टेंस दी है, इन्होंने नहीं दी, इन्होंने समाज और संस्कृति को इंपॉर्टेंस दी है। तो आंसर हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक हो गई बात।